हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और यूपीएससी के सफर में आपको मजा आने लगा होगा। साथ ही साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके पास अब परीक्षा का सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा। साथ ही साथ आयोग ने जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न पत्र भी आपके पास होंगे। मैं आपसे उम्मीद ये भी रखता हूं कि आप लगातार मेरी क्लासेस के नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे और साथ ही साथ आपके पास स्टडी IQ IAS हिंदी की जो किताब है वो भी आपके पास होगी और उनसे भी आप कुछ चीज़ें लेते हुए चल रहे होंगे। कुछ चीज़ें उसमें उस किताब में कुछ कुछ बिखरी बिखरी हैं, जहाँ पे मतलब जैसे एक बच्चे का मैसेज था कि सर उसमें अपर्दन का टॉपिक नहीं है। तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि उसमें अपर्दन का टॉपिक नहीं है। अपर्दन का एक स्पेशल टॉपिक ना देखे, वहां पे जब आगे आप पढ़ोगे स्थल आकृतियों के बारे में तो वहां पे अपर्दन को बार बार हर स्थल आकृति के साथ समझाया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस किताब में ना हो। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो उसके अनुरूप हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। आपके पास क्लास के नोट्स होने चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्यों बेनिफिशियल होंगे? क्योंकि वो नोट्स आपने बनाए हैं। दूसरी वो चीज ये होगी कि आपने जब नोट्स बनाए तो आप उनको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपको ये भी पता है कि बैच नंबर 5 की क्लासेस शुरू हो गई हैं 11 तारीख से। जल्दी इसकी एडमिशन की लास्ट डेट है, तो आपको क्या करना है, बैच 5 में एनरोल कर लेना है फटाफट से और यूज करना है कोड MB लाइव। जैसे ही आप कोड MB लाइव यूज करोगे तो जो ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, वो ना देके आपको एक कोर्स कितने में मिल जाएगा, मात्र 18,999 रुपए में। तो जल्दी करो, जिससे पहले एडमिशन क्लोज हो जाए उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लो। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग 2024 को टारगेट करके चल रहे हैं और 2025 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो जल्दी से एनरोल हो जाइए और ध्यान रखें कि आप कोड यूज करें MB लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चलते हैं आगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पास रजाइयाँ रखी होंगी, कंबल रखे होंगे और मोटे कपड़े आपने पहने होंगे, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग हिमनदों के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग उन आकृतियों के बारे में बात कर रहे थे जो हिमनद बनाते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी के बारे में, या मैं कहूँ हिमानीकृत स्थल कृतियाँ। तो जो हिमनद होते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, जो ग्लेशियर है उनके द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हिमनद है, हिमनद किस बल के कारण वो नीचे की ओर गति करता है। तो आपको पता है, जब नीचे की ओर गति करता है तो वहां पे कौन सा बल लग रहा होता है, वहां पे लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हिमनद है, या मैं कहूं जो ग्लेशियर है, वो किस तरफ गति करता है, वो नीचे की ओर गति करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नदी, या मैं आपसे कहूं, आपके पास आप एक देख रहे हो रिवर को और दूसरा है हिमनद, या कहूं ग्लेशियर, तो दोनों में से कौन ज्यादा तीव्रता के साथ, ज्यादा गति के साथ नीचे की ओर गति करेगा? तो आपको पता है नदी ज्यादा तेजी से गति करेगी। किसके कंपैरिजन में? ग्लेशियर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, घर्षण का बल लगता है। और घर्षण का बल ज्यादा कहां लगेगा, या फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा वो ग्लेशियर पे ज्यादा लगेगा, हिमनद पे ज्यादा लगेगा। इसके बाद कुछ कंसेप्ट होता है विस्कोसिटी के बारे में, इतना डीप में हमको नहीं जाना है क्योंकि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अगर IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों को UPSC CSA की तैयारी करनी है, तो इतना डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर ग्लेशियर प्योर फॉर्म में है, प्योर ग्लेशियर है, या मैं कहूं शुद्ध हिमनद है, तो ये
जो अपर्दन करेगा, या मैं कहूं ये जो इरोजन करेगा, ये ना के बराबर, बहुत कम ये इरोजन कर पाएगा। तो फिर हिमनद कैसे इरोजन करता है? तो हमें पता है जब हिमनद आगे की ओर गति करता है, जब ग्लेशियर या हिमनद गति करता है, मोशन में होता है, तो वो क्या होता है, उस मोशन होने से या उसके गति में होने से, गतिशील होने से जितनी भी शैलें होती हैं, या कहूं जितनी भी रॉक्स होती हैं, शैल चूर्ण होता है, या कहूं रॉक डेब्रीज जो होती हैं, ये सब भी गति करना शुरू करते हैं किसके साथ? हिमनद के साथ। तो हिमनद जब इन सब के साथ, इन शैलों के साथ, शैल चूर्णों के साथ, रॉक डेब्रीज के साथ, जो कंकड़ पत्थर है उन सब के साथ जब गति करना शुरू करता है, मोशन करना शुरू करता है, तब बहुत आसानी से कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? तब आप देखेंगे बहुत आसानी से अपर्दन की जो प्रक्रिया है, इरोजनल जो एक्टिविटी है, या मैं कहूं जो अपर्दन की प्रक्रिया है, अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर सिर्फ शुद्ध ग्लेशियर है तो क्या वो अपर्दन कर पाएगा? तो अपर्दन नहीं कर पाता, ना के बराबर कर पाता है। तो फिर अपर्दन किस कारण होता है? इन शैल चूर्ण, कंकड़, पत्थर, इनके कारण होता है। अच्छा, तो ग्लेशियर या हिमनद जो होता है, ग्लेशियर या मैं कहूं जो हिमनद होता है, वो क्या सिर्फ अपर्दन का कार्य करता है? तो आपको पता है कि नहीं, जो ग्लेशियर और हिमनद है वो इसके अलावा दो कार्य और करता है। कौन कौन से कार्य करता है ग्लेशियर या हिमनद? तो वो कार्य करता है अपर्दन का, वो कार्य करता है इरोजनल। अच्छा, दूसरा कार्य कौन सा करता है? दूसरा कार्य करता है वो परिवहन का, या मैं कहूं ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा कार्य कौन सा होता है? तीसरा कार्य होता है निक्षेपण, या कहूं डिपोजिशन का कार्य। तो जैसा हमने देखा था कि जो कास्ट स्थल आकृतियां हैं, उनमें कास्ट स्थल आकृतियों को बनने के लिए एक तो आपको भूमिगत जल चाहिए, साथ ही साथ आपको और क्या चाहिए? साथ ही साथ आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें। इसी तरीके से जो हिमनद जब होता है, हिमनद जब स्थल आकृतियों का निर्माण करता है, तो हिमनद के साथ आपको बहुत सारे क्या चाहिए? वो जो अवसाद है ना, अवसाद। अब ये अवसाद यहाँ पे किसके होंगे? यहाँ पे होंगे शैल के, रॉक्स के, जो कंकड़ पत्थर होंगे वो सब। अगर वो सब नहीं होंगे तो ये भी अपर्दन का कार्य नहीं कर पाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये अपर्दन का कार्य करेगा, ये परिवहन का कार्य करेगा, और ये निक्षेपण का कार्य करेगा। कौन करेगा? ये ग्लेशियर करेगा। अच्छा, जब अपर्दन का कार्य करेगा और जब निक्षेपण का कार्य करेगा, जब अपर्दन का कार्य करेगा और जब निक्षेपण का कार्य करेगा, तब क्या करेगा? बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण करेगा। क्या करेगा? बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण, या मैं कहूँ बहुत सारे लैंड फॉर्म से बनाता हुआ चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, और आगे जब हम चले तो हमने देखा था कि जो अपर्दन करता है, परिवहन करता है और निक्षेपण करता है, कौन? ग्लेशियर। इसके बाद हमने बात करी थी कि अपर्दन ये कैसे करता है। तो आपको याद होगा कि ग्लेशियर या मैं कहूं जो हिमनद है, जो हिमनद है वो सबसे पहले अपनी युवावस्था में जब होगा
तो कौन सा कार्य करेगा सबसे ज्यादा? अपर्दन का कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? अपर्दन का कार्य करेगा, या मैं कहूं इरोजन करना शुरू करेगा। अच्छा, ये जब इरोजन करता है तो इरोजन बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्लेशियर है, ये जो इरोजन करता है दो प्रकार से करता है। कौन कौन से प्रकार से? या तो ये करेगा अपघर्षण, या जिसको कहा जाता है एब्रेशन, या दूसरा ये करता है उत्पाटन, जिसको कहा जाता है प्लकिंग। क्या कहा जाता है? प्लकिंग। तो इस दो प्रकार से क्या करेगा? अपर्दन करेगा। और अपघर्षण और उत्पाटन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कौन सा अपर्दन होता है? यहाँ पे ज्यादातर होगा फिजिकल इरोजन, या मैं कहूं भौतिक अपर्दन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे उत्पाटन करेगा और यहाँ पे एब्रेशन करेगा, या कहूं मैं अपघर्षण करेगा। अच्छा, अब अपघर्षण ये खुद ही कर लेगा या उत्पाटन ये खुद कर पाएगा? ये खुद कर पाएगा, लेकिन इसके साथ इसको और क्या चाहिए? इसके साथ इसको शैलों की मदद चाहिए होती है। इसके बाद हमने बात करी कि इसके अपर्दन के कारण कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी क्या होती है? यू आकार की घाटी अगर आप देखोगे तो ग्लेशियर वहां पे है। ग्लेशियर वहां पे क्या कर रहा है? जितनी भी शैल हैं उसके पास, जितने भी शैल चूर्ण हैं, और उसके अलावा जो उसकी घाटी में शैल और शैल चूर्ण मिल रहे हैं, उन सबको अपने साथ लेते हुए आगे चलता जाएगा। उससे क्या होता है? उससे ये होगा, जो भी जिस किनारे से वो जाएगा, उस किनारे को और जिस तल से वो जाएगा, आप देखोगे एकदम सपाट कर देगा, एकदम चौरस करता हुआ वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जब घाटियों का निर्माण होता है, जो चौड़ी होती हैं और एकदम सपाट होती हैं या चौरस जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको यू आकार की घाटियां कहते हैं। अच्छा, ये कैसी होती हैं यू आकार की घाटियां? यू आकार की घाटियां कुछ इस प्रकार होती हैं। इनमें कौन कौन सी क्रियाएं हुई हैं? तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसने दो चीजें करी हैं। कौन कौन सा कार्य करा है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो कार्य करा है उसने एब्रेशन का, और दूसरा कार्य किया उसने प्लकिंग का, उत्पाटन का और अपघर्षण का। इसके कारण क्या हुआ है? ये जो घाटी थी, इसको इसने कैसा बना दिया? एकदम स्मूथ बना दिया है। कैसा बना दिया? एकदम स्मूथ बना दिया है, एकदम चिकना, एकदम चिकनी हो गई है, सपाट हो गई है, चौरस हो गई है। इस प्रकार की चौड़ी, सपाट और चौरस घाटियां अंग्रेजी के कौन से अक्षर से मिलेंगी? तो आप यहाँ देखोगे ये कुछ इस प्रकार की होती है, तो इनको यू आकार की घाटी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये यू आकार की घाटी, और इस डायग्राम को अगर और अच्छे से आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे अपघर्षण हो रहा है और यहाँ पे प्लकिंग होते हुए भी आगे बढ़ रही है। ये ग्लेशियर चल रहा है और ग्लेशियर के कारण कौन सी घाटियों का निर्माण हो रहा है? यू आकार की घाटी। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी थी हैंगिंग वैलीज, या जिसको हमने कहा था लटकती हुई घाटियां। लटकती हुई घाटियों का निर्माण कब होगा? जब आपने देखा था जो मुख्य ग्लेशियर है, मुख्य ग्लेशियर जब जाएगा तो उसकी क्षमता कौन सी ज्यादा होगी? अगर हम बात करें जो मेन ग्लेशियर है, जो मेन ग्लेशियर है, या मैं कहूं जो मुख्य हिमनद है, इस मुख्य हिमनद या मेन ग्लेशियर में ये ज्यादा क्या करेगा? ये क्या करेगा? ज्यादा क्या करेगा? ये अपघर्षण करेगा, साथ ही साथ उत्पाटन ज्यादा करेगा। जब अपघर्षण ज्यादा होगा, उत्पाटन ज्यादा होगा, जब अब एब्रेशन ज्यादा होगा, जब प्लकिंग ज्यादा होगी, तो क्या होगा? जितनी भी घाटी है उसमें ज्यादा क्या होगा? ज्यादा अपर्दन होगा। क्या होगा? ज्यादा अपर्दन। और जब ज्यादा अपर्दन होगा, इसके कारण जो घाटियां होंगी वो क्या होंगी? कुछ गहरी होंगी। क्या होंगी? कुछ गहरी होंगी, कुछ डीप होंगी। तो ये वाली जो यू शेप्ड आप वैली देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पे ज्यादा अपर्दन हुआ है तो गहरी है। लेकिन यहाँ पे ये जो हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी देख रहे हो, तो यहाँ पे ग्लेशियर है, वो सहायक ग्लेशियर है,
कैसा ग्लेशियर है आपके पास यहाँ पे है सहायक हिमनद है। तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। किस में क्षमता कम होगी, क्षमता कम होगी एब्रेशन की और प्लकिंग की। जब एब्रेशन और प्लकिंग कम हुआ है तो क्या कम हुआ होगा, तो हमें पता है कि अपर्दन जो है वो कम किया होगा इसने। और जब अपर्दन कम किया इसने तो जो नदी घाटी है, ये जो घाटी है यू शेप की जो घाटी है, ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं होगी, बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको यहाँ से लगेगा कि कुछ ग्लेशियर यहाँ से लटक के नीचे गिरा होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको लगेगा ये बहुत गहरा है। तो ये वाली जो घाटी आपको देखने को मिल रही है, इसको क्या कहा जाता है, लटकती हुई घाटियां, या कहा जाता है इनको हैंगिंग वैली। अच्छा, इन हैंगिंग वैलीज का एक और नाम होता है, इनका नाम क्या होता है, इन लटकती घाटियों को हम लोग और भी क्या कहते हैं, प्रपाती घाटियां। क्या कहा जाता है इनको, प्रपाती घाटियां। क्यों कहा जाता है इनको प्रपाती घाटियां, जब ग्लेशियर आगे चला गया है तो ग्लेशियर का कुछ पिघला हुआ हिस्सा, या मैं कहूँ जो नदी या सरिता जब इसमें इस हैंगिंग वैली से, लटकती हुई घाटी से जब नीचे की ओर गिरती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जल प्रपात का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे, जल प्रपात का, या मैं कहूँ वाटर फॉल का निर्माण हो रहा है। तो इनको और क्या कहा जाता है, प्रपाती घाटियां भी इनको कहा जाता है। आगे चले, आगे बात करें सर्क या कोरी क्या होता है। तो सर्क और जो कोरी होती है, इसको बहुत आसानी से अगर अपन देखें तो सर्क और कोरी क्या होता है कि सर्क और कोरी में आप देखोगे जो गहरी जो जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हिमनद गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गति कर रहा है, जब हिमनद यहाँ पे पहुंचेगा तो ये किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेगा, ये कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर लेगा। क्यों इसने इस आकार की आकृति का निर्माण करा, यहाँ से क्या हुआ होगा, ग्लेशियर आया था, इसने एकदम इस प्रकार उसने गति करी। इसने क्या किया, इस प्रकार जब गति करी तो यहाँ पे जितनी भी चट्टानें थी, जितनी भी शैल थी, जितनी भी रॉक्स थी, उनको क्या करके वो अपने साथ उठा के आगे की ओर ले गया। तो कुछ दिनों तक आप देखोगे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हिम का भराव रहेगा, यहाँ पे बर्फ भरी रहेगी। लेकिन जब ये हिम पिघल गई, जब ये बर्फ पिघल गई, तब ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा झीलों का। इन झीलों को कौन सी झीलें कहा जाता है, टार्न, इनको कहा जाता है TARN, इनको कहा जाता है टार्न लेक, टार्न झीलें। और ये क्या है, इसी को कहा जाता है सर्क। क्या कहा जाता है, इसी को सर्क कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कोरी। क्या है इसका नाम, दूसरा नाम कोरे। इसकी अगर आकृति आप देखोगे तो एक ऐसी देखने को मिलेगी, एकदम चेयर जैसी, एकदम आरामदायक जो कुर्सी होती है उस जैसी इसकी आकृति देखने को मिलेगी। तो यही इसकी परिभाषा है, इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम चलें तो हमने बात, ये है सर्क, ये इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पे जब पानी भर गया तो इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कह रहे हो टार्न झील। इसको क्या कहते हैं, टार्न झीलें इनको कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ग्लेशियर नीचे की ओर इसने गति की होगी, कहाँ गति होगी, ग्लेशियर ने नीचे की ओर गति कर रहा होगा ग्लेशियर। और जब नीचे की ओर गति कर रहा होगा तब क्या होगा, इस तरफ से नीचे आया, यहाँ पे जो भी प्लकिंग इसको करनी थी, जो भी उत्पाटन करना था, अपघर्षण किया और आगे की ओर बढ़ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक गर्त का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्क या कोरी। ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सर्क और कोरीज, ये सर्क कोरी, एकदम स्कूप जैसे ये निकाल लेता है कौन, ग्लेशियर। और इसी से किसका निर्माण होता है, टार्न झीलों का निर्माण होता है। ये है टार्न झील, जो हिम है वो धीमे धीमे क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा। और दिखने में बहुत खूबसूरत होती है टार्न झीलें। अगर आप USA और मैक्सिको का बॉर्डर देखोगे तो वहां पे आपको इस प्रकार की झीलों का देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एरिड क्या होता है। एरिड कुछ नहीं होता, एरिड अगर आप देखोगे, मान लेते हैं ये कोई पर्वत है,
जहां पे हिमनद था, हिमनद ने क्या किया, यहां से स्कूप निकाला, यहां से स्कूप निकाला। स्कूप निकालने का मतलब है यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिली, एक यहाँ पे भी आपको एक सर्क देखने को मिला, और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिला, एक सर्क देखने को मिला। तो ये दो सर्क, और इन दो सर्कों के बीच में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार कुछ ऊंची ऊंची उठी हुई भूमि देखने को मिलेगी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एरिट। क्या कहते हैं, इसी को एरिट कहते हैं। अब इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आपके पास आइसक्रीम का एक बड़ा सा पैक है, फैमिली पैक जो होता है, उसमें आपने क्या किया, एक तरफ से स्कूप निकाला और उसके बिल्कुल बगल से दूसरा स्कूप निकाला। जब आप दो स्कूप निकालोगे और उनके मध्य में अगर देखोगे, उनके बिल्कुल बीचों बीच आप देखोगे, तो एक ऐसा स्थान देखने को मिलेगा जहां पे आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा है, और जहां से स्कूप निकाला है वहां पे आइसक्रीम कम है। तो जहां से स्कूप निकाला वो तो दो क्या है, वो हैं दो सर्क, या वो दो हैं क्या है, कोरी। और बिल्कुल बीच में जहां पे आइसक्रीम ज्यादा है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे एरिट, आप उसको कहोगे। तो इनको कहा जाता है एरिट। ये रहा देखो, यहां से स्कूप, पहला स्कूप निकला, इस तरफ से दूसरा स्कूप निकला, और इसके बिल्कुल मध्य आपको क्या देखने को मिल रही है, एरिट। और अच्छे से अगर देखना है तो ये कोरी, यहां से स्कूप निकला, यहां से स्कूप निकला, और बिल्कुल मध्य में आपको क्या देखने को मिल रही है, एरिड देखने को मिल रहा है। अच्छा अब क्या हुआ, ये पर्वत था, यहां से 1 नंबर स्कूप निकला, यहां से 2 नंबर स्कूप निकला, मतलब कोरी निकली, सर्क निकला, और इनके पीछे की तरफ आप देखोगे, अगर 3D में इसको आप देखो तो इमेजिन करो इसके पीछे की तरफ भी होगा कुछ, तो इसके पीछे जो होगा वहां पे से 3 नंबर का स्कूप निकल चुका है। यहां पे एक एरिट का निर्माण हुआ, यहां पे इसको मैं कहूं, मान लेते हैं ये ए एरिट, ये बी एरिट, और यहां पे होगा सी एरिट, हाँ या ना। ए जो एरिट है वो बन रहा होगा 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 कोरी के बीच में। सी जो एरिट है वो बन रहा होगा 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में, और बी जो है वो बना है 1 और 3 के बीच में। इस कारण क्या होता है, तीनों तरफ से स्कूप निकल गए। जब तीनों तरफ से स्कूप निकल गए तो यहां पे आप देखोगे ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये जो चोटी है, ये ऐसी प्रतीत होती है कि बहुत ज्यादा नुकीली चोटी है। और इस नुकीली चोटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस नुकीली चोटी को हम लोगों ने नाम दिया था हॉर्न। क्या नाम दिया था, हॉर्न, या इसको कहा जाता है गिरी श्रृंग, इसको कहा जाता है। इसका फेमस जो एग्जाम्पल है वो है मैटर हॉर्न, और ये मैटर हॉर्न कहां पे मिलेगी आपको, स्विट्जरलैंड में। यूरोप में कौन से पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं हॉर्न, ये होते हैं गिरी श्रृंग। अब देखो यहां से 1 नंबर स्कूप निकला, यहां से 2 नंबर स्कूप निकला, और इसके बिल्कुल पीछे देखोगे, पीछे आप देखने को मिलेगा 3 नंबर का स्कूप देखने को मिल रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, क्या एक एरिट है, ये क्या एक एरिट है, ये क्या एक एरिट है। अब इस एरिट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको नाम बी दे दूं, और इसको नाम सी दे दूं, तो एरिट जो ए एरिट है, ए जो एरिट है वो किसके मध्य आपको देखने को मिलेगी, 1 और 3 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, हाँ या ना। जो बी एरिट है, जो बी एरिट है वो आपको देखने को मिलेगी 1 और 2 के बीच में, और जो सी एरिट है, जो सी एरिट है वो आपको देखने को मिलेगी 2 और 3 के बीच में। इस प्रकार किसका निर्माण होता है, हॉर्न का निर्माण होता है। इस प्रकार गिरी श्रृंग का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत आसानी से, देखो ये इतनी एरिट बहुत सारी दिख रही है, यहाँ पे स्कूप निकले होंगे, स्कूप मतलब यहाँ से सर्क या कोरी निकले होंगे, और इनके बिल्कुल मध्य में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक नुकीली चोटी जिसको हॉर्न कहा जाता है। ये आप अच्छे से समझो, देखो ये वो यू शेप्ड वैली है, ये यू शेप्ड वैली है जब आंखें मिल रही है। यहाँ पे बहुत जगह सर्क बने हुए हैं, सर्क मतलब स्कूप बने हुए हैं जहां से ग्लेशियर निकल के नीचे आया है। सर्क, 2 सर्कों के बीच में एरिड देखने को मिल रही है, और बहुत सारी एरिडों के बिल्कुल मध्य आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हॉर्न दिख रही है, यहाँ पे एक हॉर्न, यहाँ पे एक हॉर्न। तो अलग अलग हॉर्न आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला है बहुत सारी। अगर एक पर्वत की बात करोगे तो उसमें एक हॉर्न होगी, और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं तो उसमें बहुत सारी हॉर्न हो सकती है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्रैग और टेल की, या बात करें श्रृंग और पुच्छ की। अब जैसे नाम बता रहे हैं ना, पुच्छ मतलब पूंछ से बना होगा, और श्रृंग मतलब कोई इसका आगे का हिस्सा होगा। अब ग्लेशियर ने क्या किया, ग्लेशियर जब चल रहा था आगे की ओर, तो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी ऐसी चट्टान आ गई, या कुछ ऐसे शैल आ गए, जिससे क्या हुआ, ग्लेशियर उनको उखाड़ नहीं पाया। अगर उखाड़ पाता तो प्लकिंग करके या उत्पाटन करके अपने साथ ले जाता, लेकिन ग्लेशियर अब उसको क्या किया, उखाड़ नहीं पाया। उखाड़ नहीं पाया तो क्या करेगा, ग्लेशियर अब इसके ऊपर से जाएगा और नीचे उतरना शुरू कर देगा। अच्छा, जब ऊपर से ये जाएगा उनके, तो क्या करेगा,
किसी तरफ से अपरदन करेगा, कुछ तो बहुत सारे शैल होंगे उसके नीचे ग्लेशियर पे। ग्लेशियर के अगर तल पे आप देखोगे तो बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे कंकड़ पत्थर शैल होंगे। वो क्या करेंगे, उसको जैसे जैसे वो मान लेते हैं पहले इस प्रकार है और यहाँ से वो ग्लेशियर जाना शुरू हुआ। जब ग्लेशियर टकराएगा इससे और क्या करेगा, इस पे अपघर्षण करने की कोशिश करेगा, इसमें खरोंच करने की कोशिश करेगा, इसकी जो भी चट्टानें उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश करेगा। जब तोड़ के आगे बढ़ेगा इस तरफ, इसकी पूंछ की तरफ, तो क्या होगा, जो भी सामान इसने यहाँ से उखाड़ा है वो धीमे धीमे इसका क्या कर देगा, वो यहाँ पे जमा करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे एक तरफ क्रैग, जब यहाँ से चढ़ रहा है तो इसको आप कहोगे क्रैग, और जहां से उतर रहा है वहां कहोगे आप इसको टेल। तो जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग, बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग यहाँ पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि अगर बेसाल्ट के नहीं होते तो क्या कर देता, उनका आसानी से अपरदन कर देता। तो बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग गांठ के रूप में निकला रहता है, जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर प्लग बेसाल्ट के उठे भाग पर स्थित मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपरदन हो जाता है तथा ढाल उबड़ खाबड़ तथा खड़ा हो जाता है। तो जिस तरफ से हिमनद इस पे चढ़ेगा, जिस तरफ से चढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी चट्टाने हैं, जो भी मुलायम चट्टाने, उनको क्या करेगा, उनको निकाल लेगा बाहर। जब बाहर निकाल लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा। और इसका ढाल कैसा हो जाएगा, इसका ढाल हो जाएगा एकदम उबड़ खाबड़ और खड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा अपरदन। और दूसरी तरफ पूंछ के भाग की तरफ आप देखोगे तो यहाँ से जितनी भी अपरदित सामग्री है उसको कहाँ ले जाके जमा करेगा, टेल की तरफ जमा करेगा। तो टेल का ढाल कैसा होगा, टेल का ढाल होगा एकदम मंद, और क्रैक का ढाल कैसा होगा, एकदम खड़ा हुआ। ये आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। और इस तरफ अगर आप पूंछ की तरफ देखोगे तो जो अपरदित सामान है वो यहाँ पे जमा करता हुआ वो चला जाएगा। ढाल से होकर हिमनद जब बेसाल्ट के उठे भाग या प्लग को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है तो प्लग के साथ संलग्न दूसरी ओर की मुलायम शैल का कम अपरदन होता है, क्योंकि हिमनद द्वारा यहाँ शैल की संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इस कारण दूसरी ओर का ढाल हल्का और मंद हो जाता है। दूसरी तरफ पूंछ का भाग जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा ढाल कैसा होगा, मंद होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्लेशियर यहाँ से चढ़ा, ग्लेशियर उतर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी इसने क्या किया, अपरदन किया, उसको जमा कहाँ कर देगा, इस तरफ जमा कर देगा। तो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है किसका, इस शैल का, इस प्लग का। लेकिन यहाँ पे उसको संरक्षण दे रहा है कि उसके ऊपर से जब दूसरा ग्लेशियर निकलेगा या उसका जब ग्लेशियर का दूसरा भाग यहाँ से होके गुजरेगा तब इसका क्या ना करे, इसका अपरदन वो ना करे। यह हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है, देखने में बेसाल्ट की ग्रीवा या श्रृंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। तो जिस टेल की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है, अपरदित सामग्री इस पे लगातार बढ़ती रहती है, तो ये क्या होता है, इसका आप देखोगे काफी दूर तक इसका विस्तृत होता रहता है, विस्तार होता रहता है। तो एकदम पूंछ की जैसे इसका निर्माण होता है। इसको ऐसे समझ लेते हैं आप कि मान लेते हैं यह है कोई प्लग जो बाहर निकला हुआ था, ठीक है, ये प्लग है। अब इस प्लग पे क्या हो रहा है, इस प्लग से होके ग्लेशियर गुजरे, क्या गुजरा है, इस प्लग से होके ग्लेशियर गुजर रहा है, ठीक है। अब जब ग्लेशियर इस प्लग से होके गुजर रहा है तो इस वाले, पहले इसकी बात करते हैं, इसी को बोला जाता है श्रृंग या इसी को बोला जाता है क्रैग, इस वाले हिस्से को। यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारा प्लगिंग करेगा, यहाँ पे बहुत सारा अपरदन करेगा। जब अपरदन और प्लगिंग होगा तो आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है, क्रैग वाला जो हिस्सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे उबड़ खाबड़, बहुत सारा उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो ढाल भी होगा ना, वो क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो भी सामान इसने लिया है वो कहीं ना कहीं जाके तो जमा करेगा। तो जब यहाँ से उतरना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको और विस्तृत करता जाएगा। क्यों करता जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो अपघर्षण किया है, जो उत्पाटन किया है, वो सामग्री यहाँ पे जमा करता हुआ चलेगा। तो इस तरफ का अगर आप ढाल देखोगे, इस तरफ का अगर आप स्लोप देखोगे, तो स्लोप आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ढाल कैसा देखने को मिल रहा है, तीव्र देखने को मिल रहा है। वहीं पे इस तरफ का अगर आप ढाल देखोगे तो वो कैसा देखने को मिल रहा है, मंद देखने को मिल रहा है। ये वाला हिस्सा अगर आप देखने को मिलेगा आपको तो ये कैसा है, उबड़ खाबड़ है। और ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, वो आपको देखने को मिल रहा है एकदम स्मूथ जैसा है, ज्यादा उबड़ खाबड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार क्रैग और टेल का निर्माण होता है। अब आप इसको देखो अच्छे से, ये ऊपर ग्लेशियर है और यहाँ पे कोई रॉक ऐसी है या कोई शैल ऐसी है जो बेसाल्ट से बनी हुई है, जो बाहर निकली हुई है। जब ग्लेशियर ऊपर से गुजरा तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपघर्षण किया, यहाँ पे उसने उत्पाटन किया, यहाँ पे प्लकिंग किया और एब्रेशन किया। प्लकिंग और एब्रेशन से क्या हुआ, ये उबड़ खाबड़ हो गया।
अच्छा, इसका जो सामान यहाँ से इसने निकाला है उसको क्या करता जाएगा, जमा करता हुआ यहाँ पे जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो ढाल है, जो ढाल है यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, खड़ा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मूथ हो जाएगा और इसका जो ढाल है काफी मंद हो जाएगा। तो ये चीजें, ये इसी को कहा जाता है क्रैग और इसी को टेल। अब इसमें क्रैग और टेल किसको कहोगे, जो दूर तक निकला हुआ है वो होती है टेल, और ये जो उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है क्रैग। इसको कहा जाता है श्रृंग और इसको कहा जाता है पुच्छ। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, उस तरफ से कभी ग्लेशियर आया होगा और इस तरफ से गिरा होगा। तो ये इसका पूंछ वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। भेड़ पीठ शैल या रॉश मुटोने, इसको रॉश माउंटेन भी कहा जाता है ना। रॉश माउंटेन क्या होता है, अब रॉश माउंटेन भी बिल्कुल क्रैग और टेल जैसा ही, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसमें आप ऐसे समझो कि जब ग्लेशियर किसी चट्टान के ऊपर से गुजरेगा, जब चट्टान के ऊपर से गुजरेगा तो किसका निर्माण करता है, रॉश माउंटेन का, रॉशे माउंटेन का। वो कब कर पाएगा, जब वो शैल जो है या वो चट्टान जो है वो कैसी हो, वो मजबूत हो, कठोर हो। तो इसमें आप देखोगे हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शिलाएं होती हैं जो कि दूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो। हिंदी में इसे मेष शिला भी कहा जाता है। आप ये समझते हैं कि बनती कैसी, ये टीले हिमनद के मार्ग में अवरोध उत्पन्न क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु हिमनद अपघर्षण द्वारा इन टीलों को अपर्दित करके अपना मार्ग बना लेते हैं। इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर से हिमनद अपघर्षण द्वारा टीले के भाग को क्या करते हैं, घर्षित करता जाता है। मतलब जैसे अभी क्रैक पे कर रहा था वो, और चिकना करते जाते हैं और हल्के ढाल वाला वो हो जाता है। परिणाम स्वरूप हल्के ढाल के सारे हिमनद आसानी से टीले पर चढ़ जाता है, परंतु दूसरी ओर से समय हिमनद अपर्दन कम करता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि उतरते समय हिम तथा शिलाखंड का संपर्क शैल से बहुत ही कम रह जाता है, अतः दूसरे ढाल पर उत्पाटन होगा और खरोंच पड़ जाएगी तथा ढाल तीव्र किंतु उबड़ खाबड़ हो जाता है। इस तरह से चट्टानी टीलों का हिमनद के सामने वाला भाग मंद तथा दूसरी ढाल तीव्र होकर किसका निर्माण करता है, वो रॉश माउंटेन का निर्माण करता है। बिल्कुल क्रैक टील जैसा था, इसका उल्टा समझो। अब ये क्या होता है, यहाँ पे रॉश माउंटेन में क्या हुआ, कुछ ऐसे बहुत सारे टीले थे और मान लेते हैं ये वो टीला है, क्या है वो, ये जो आप मेरे माउस देख रहे हो हाथ में, ये वो टीला है। अब इस तरफ से क्या हुआ, हिमनद आया। अब जब इस तरफ से हिमनद आया, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, हिमनद को आगे नहीं जाने की कोशिश दे रहा है, मना कर रहा है, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। तो हिमनद क्या करेगा, इसका अपघर्षण करता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब अपघर्षण करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा ग्लेशियर का क्या ऊपर उठ चुका है, बहुत आगे निकलेगा तब यहाँ पे पहुंचेगा। तो जब इस प्रकार ये आगे की ओर जाता है तब क्या होता है, इस वाले हिस्से में यहाँ पे तो ज्यादा अपर्दन करेगा, ज्यादा प्लकिंग करेगा, लेकिन दूसरे वाले हिस्से में क्या कर पाता है, उतनी अपर्दन और प्लकिंग ये नहीं कर पाता। तो इससे किसका निर्माण होता है, रॉश माउंटेन का निर्माण होता है। और रॉश माउंटेन आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, ये आइस का फ्लो हो रहा है या मैं कहूँ ग्लेशियर का फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इसी को ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, इसीलिए इसको माउंटेन नाम दिया, रॉश माउंटेन इसको नाम दिया जाता है। आप देख रहे हो कि यहाँ से जहां से ग्लेशियर आ रहा है, जो भी उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा होगा उसकी प्लकिंग करके इसको क्या कर देगा, इसको स्मूथ कर देगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो आप ग्लेशियर कुछ देर के लिए देख रहे हो कि इतना हवा में होगा या इतनी ऊंचाई पे होगा, तो यहाँ पे कांटेक्ट कम हो पाएगा, यहाँ पे संपर्क कम हो पाएगा। जब संपर्क कम हुआ तो जो प्लकिंग करने का काम है वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्लेशियर नहीं कर पाएगा। जब प्लकिंग नहीं कर पाएगा तो ये वाला हिस्सा आपको कैसा देखने को मिलेगा, हमेशा उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। ये जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है उस तरफ का अगर आप ढाल देखोगे तो मंद है, और जिस तरफ ग्लेशियर जा रहा है उस तरफ का अगर आप ढाल देखोगे तो कैसा आपको देखने को मिलेगा, तीव्र देखने को मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रॉशे माउंटेन, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, एकदम क्रेग और टेल के विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। अब हमने बात कर ली कि हिमनदों द्वारा क्या कौन सी गतिविधियां होती हैं, अपर्दन की गतिविधियां होती हैं। हिमनदों जब अपर्दन करता है तो कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करता है। अब हिमनद और क्या कार्य करेगा, हिमनद परिवहन का कार्य भी करता है। अब हिमनद परिवहन किसका करेगा, जो अवसाद उसके साथ आ गए उनका क्या करेगा, परिवहन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप शब्द देखोगे जिसको कहा जाता है हिमोड़।
इसी को कहते हैं मोरेन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहाँ से सवाल भी पूछा है। तो हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत, कण, मिट्टी इत्यादि सब होते हैं। इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या है। हिमोड़ का प्रयोग हिमानी निक्षेप के लिए किया जाता है। हिमोड़ क्या होता है? जब जो हिमनद निक्षेपण का कार्य करेगा, इन सब अवसादों को निक्षेप कर देगा, तब आप इसको क्या कहोगे? हिमोड़ कहोगे। इनका कुछ भाग हिमनद के पार्श्व भागों से होकर, कुछ उसकी तली से होकर, कुछ उसके अग्रभाग से होकर स्थानांतरित होता रहता है। तो जितने भी शैल हैं, जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, ये क्या होंगे? कुछ तो आप देखोगे जब ग्लेशियर चलेगा, जब ग्लेशियर चलेगा तो कुछ उसके एकदम बेस पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ उसके किनारे पे देखने को मिलेंगे और कुछ उसके आगे वाले भाग पे देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। हिमनद के पांवों के सहारे हिमोड़ पाए पंक्तिबद्ध रूप से चलता रहता है। आगे बढ़ता हुआ हिमनद अपने अग्रभाग द्वारा कुछ पदार्थों को धक्का देकर आगे बढ़ाता है। हिमनद द्वारा बारीक तथा मोटे कणों वाले पदार्थों का निक्षेप अलग अलग ना होकर मिश्रित रूप से होता है। अब क्या है, जब हिमनद आगे चल रहा है, हिमनद के साथ बहुत सारे हिमोड़ भी चल रहे हैं आगे। हिमोड़ जब आगे चल रहे हैं तो हिमोड़ में क्या होंगे? बहुत कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, कुछ छोटी छोटी चट्टानें होंगी। लेकिन जब निक्षेपण होगा, तो जब मान लो हिमनद यहाँ पे नीचे आके क्या हुआ? हिमनद रुक गया और हिमनद ने पिघलना शुरू कर दिया, तो जहाँ पे बड़ी चट्टानें रुकी हुई हैं वहीं पे छोटी चट्टानें भी रुक जाएंगी। तो पूरे हिमोड़ का एक जगह आप क्या देखोगे? निक्षेपण वहां पे देखने को मिल जाएगा। और स्ट्रेटिफिकेशन मतलब यहाँ पे क्या नहीं होता? इसको स्तरीकरण यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे परतें आपको नहीं देखने को मिलती। हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? टिल कहलाते हैं। टिल के कणों के आकार के पदार्थों में श्रेणीकरण नहीं होता, अतः छोटे और बड़े सभी प्रकार के कण एक साथ ही मिश्रित रूप से क्या होता है? निक्षेपण होता है। और इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको कहा जाता है टिल। क्या कहते हैं इसको? टिल। और टिल का एक पार्ट क्या है? मोरेन है। ठीक है, तो टिल और मोरेन हमने अच्छे से समझ लिया क्या होता है। मोरेन आप ऐसा समझना कि जो परिवहन जब करता है तो बहुत सारे अवसादों को अपने साथ जब ले जाता है, उसी को आप क्या कहोगे? मोरेन कहोगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिपोजिशन के कारण या मैं कहूं निक्षेपण के कारण कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हिमोड़ का निर्माण होगा। हिमोड़ का निर्माण कब हुआ? हमने देखा था जब हिमनद आगे की ओर बढ़ रहा है तो बहुत सारे अवसाद जब होंगे, तो अवसादों को जब एक जगह इकट्ठा वो कर देगा। अब इसको देखो, आप ऐसे समझें, मान लेते हैं ये क्या है? ये कोई पर्वत है और ये मेरे हाथ में जो रिमोट है ग्लेशियर है। जब ग्लेशियर इसको स्क्रैच करता हुआ आगे बढ़ेगा, स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका प्लकिंग कर रहा है, इसका अपघर्षण कर रहा है। जब प्लकिंग और अपघर्षण करेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से जो होंगे इसके, ये बहुत सारे जो शैल होंगे उनको लेके आगे बढ़ेगा। जब उनको लेके ये आगे बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा ये बढ़ता ही जाएगा एक जगह। जब अपनी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाएगा तब क्या करना शुरू करेगा? कुछ कुछ निक्षेपण करना शुरू कर देगा। तो आप देखोगे जब हिमनद यहाँ पे आके रुक गया है तो इसके जितने भी हिमोड़ होंगे यहाँ पे आप देखोगे एकदम सिरे के आसपास यहाँ पे कुछ जमा हो जाएंगे, कुछ जो इसके किनारे पे होंगे वो जमा हो जाएंगे, कुछ इसके जो बेस पे यहाँ पे वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब अवसादों को या इन सब कंकड़ पत्थर जब इनका क्या हो जाएगा? इनका निक्षेपण शुरू हो जाएगा, तो आप इनको क्या कहोगे? हिमोड़ कहोगे। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता रहता है। इन पदार्थों को हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका क्या कर देता है? निक्षेपण कर देता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेपण को क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं, जिसमें टिल की मात्रा सर्वाधिक होती है। टिल मतलब जहां पे आपको क्या नहीं मिलेगा? लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे परत देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वहां पे आपको बड़ी शिला भी देखने को मिलेंगी, छोटी शिला, छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिलेंगे। हिमोड़ टिल के जमाव से निर्मित स्थल रूप होते हैं। तो हिमोड़ किसके जमाव से बनते हैं? टिल के जमाव से बनते हैं, जो कि लगभग कितने 100 फीट या उससे ऊंचे हो सकते हैं। हिमोड़ लंबे लंबे कटक के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। कहाँ पे ही होंगे? या तो यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है तो इसके आगे की ओर होंगे, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है तो इसके सहारे होंगे, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है तो इसके नीचे की ओर बनेंगे। हिमोड़ का वर्गीकरण उसके निक्षेप के स्थान के आधार पर होता है। अब देखो कहाँ कहाँ पे होता है। अंतिम या अंतरस्थ हिमोड़, टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मतलब जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, जहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है वहां पे अगर हिमोड़ बन रहे हैं, यहाँ पे वहां पे टिल इकट्ठी हो रही है तो उसको आप क्या कहोगे? उनको आप टर्मिनल मोरेन कहोगे।
लेटरल मोरेन, लेटरल मोरेन क्या होता है, अगर यहाँ पे किनारे पे अगर जमा हो रहे हैं, लेटरली अगर यहाँ पे जमा हो गए, मतलब ग्लेशियर जब आगे चल रहा है, ग्लेशियर आगे चलेगा तो आप देखोगे किनारे हैं ग्लेशियर के, और इन किनारों पे भी क्या होगा, कुछ अवसाद होंगे, कुछ टिल होगी, बड़ी बड़ी शिला, छोटी छोटी शिला होंगी। अगर ये यहाँ पे जमा हो जाती है कटक के रूप में, तो इनको आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे लेटरल मोरेन। मध्यवर्ती मोरेन या मीडियल मोरेन क्या होते हैं, जब दो ग्लेशियर मान लो आपस में आके जुड़ रहे हैं, तो दो ग्लेशियर आ रहे हैं, तो दोनों ग्लेशियरों के सहारे सहारे बहुत सारे मोरेन्स भी आ रहे होंगे। वो मोरेन या वो हिमोड जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मीडियल मोरेन। और लास्ट है तलीय या तलस्थ हिमोड या ग्राउंड मोरेन। तो जब ग्लेशियर चल रहा होगा तो उसके तल पे भी तो बहुत सारे क्या होंगे, शिलाखंड होंगे, टिल होंगे, तो वो जब जमा होते हैं तो उनको आप क्या कहते हो, ग्राउंड मोरेन उनको कहा जाता है। चित्र से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये ग्लेशियर था, ग्लेशियर में आप यहाँ देख रहे हो ये क्या हो जमा हो रही है, यहाँ पे टिल जमा हो रही है। टिल क्या है, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे छोटे पत्थर भी, इनको टिल कहोगे। तो जब यहाँ पे जमा हो गई तो इनको आपने क्या कहा, ये कहाँ पे जमा हो रही है, आप देख रहे हो एकदम यहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इनको कहा जाता है टर्मिनल मोरेन। इनको क्या कहा जाता है, टर्मिनल मोरेन, या इनको कहा जाता है अंतिम या अंतस्थ हिमोड। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि लेटरल मोरेन, इसके किनारे किनारे अगर आप देखोगे ये क्या है, लेटरल मोरेन है। क्या है, ये है लेटरल मोरेन। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल मोरेन कहते हैं, या इन्हीं को कहा जाता है पार्श्विक हिमोड। तो ये कहां पे मिलेंगे, आपको किनारे पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे इसके बेस पे, इसके तल पे भी बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, आपको हिमोड देखने को मिलेंगे। अगर इस ग्लेशियर को मैं यहां से उठा दूं तो नीचे भी क्या होंगे, ऐसे शिलाखंड होंगे बहुत सारे, उनको आप क्या कहोगे, उनको आप कहोगे ग्राउंड मोरेन। क्या कहोगे, ग्राउंड मोरेन, या उनको कहा जाता है तलीय मोरेन। ये जो दोनों ग्लेशियर है, इन ग्लेशियर्स के मोरेन जब आपस में आके यहाँ मिलेंगे तो इन्हीं को आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे कौन सा मोरेन, इनको आप कहोगे मध्यवर्ती या मीडियल मोरेन, इनको कहा जाता है। तो ये है ग्लेशियर, आप देख रहे हो ग्लेशियर आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे क्या जमा है, टिल जमा है, बहुत सारे शिलाखंड जमा है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मोरेन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है। अच्छा, यूपीएससी ने अगर यहां से सवाल पूछा है ना, तो ये ड्रमलिन, ड्रमलिन से यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है। ना केवल जीएस के पेपर में सवाल पूछा है, बल्कि भूगोल का जो वैकल्पिक जब विषय होता है तो उसका भी जब दो पेपर होते हैं तो उसके फर्स्ट पेपर में आप देखोगे वहां पे ड्रमलिन होता है, और ड्रमलिन का सवाल वहां पे पूछा हुआ है। और ड्रमलिन डायरेक्टली नहीं पूछा यूपीएससी ने कि ड्रमलिन बताओ, वहां पे पूछा गया है कि एग बास्केट टोपोग्राफी किसको कहा जाता है, या मैं कहूं अंडे की टोकरी की स्थल आकृति किसे कहा जाता है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो ड्रमलिन, ड्रमलिन को एक तो इसका दूसरा नाम है एग बास्केट टोपोग्राफी, ऐसे कहा जाता है अंडे की टोकरी जैसी स्थल आकृति। अब अंडे की टोकरी कैसे बनेगी, आप सोचो, जब ग्लेशियर बढ़ रहा है आगे, ग्लेशियर अब इतना उसके पास गति नहीं है कि वो अपने अवसादों को आगे ले जा सके, तो उनका क्या करना शुरू करेगा, वो निक्षेपण करना शुरू करेगा। जब बड़े बड़े बोल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो गोलाश्म होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके ऊपर से जब ग्लेशियर निकल जाता है तब क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि एक गोल गोल पत्थर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो गोल गोल पत्थर ऐसे लगते हैं कि जैसे जो नाव है वो उल्टी रखी हो, या वहां पे बहुत सारे अंडे, एग जो है वो जमा दिए हों। तो जब ऐसे चट्टानें आपको देखने को मिलती है कि उल्टी नाव जैसी या अंडे जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे, तो उनको कहा जाता है कि एग बास्केट टोपोग्राफी बन गई, या अंडे की टोकरी जैसे स्थल आकृतियों का निर्माण हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों को क्या, ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार की ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है, हिमनद के मुख की ओर का भाग ढाल जो होता है वो खड़ा होता है तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा कैसा होता है, मंद होता है। तो जिस दिशा में हिमनद है उस दिशा में अगर आप वहां देखोगे तो ढाल आपको कैसा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ढाल खड़ा देखने को मिलेगा, और बिल्कुल उसके विपरीत अगर आप देखोगे तो वहां पे ढाल कैसा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ढाल मंद देखने को मिलेगा। ठीक है, और मुख्य रूप से गोलाश्म मृत्तिका से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं या बड़े बड़े गोलाश्म होते हैं उनसे क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। और इन ड्रमलिन्स में क्या होता है, बहुत सारे ड्रमलिन्स जमा हो गए, ऐसे समझिए ये होते हैं ड्रमलिन्स, है ना। देखो अगर एक ड्रमलिन ऐसा दिख रहा है, इसमें ढाल आप देख रहे हो, अलग अलग ढाल है, जिस तरफ से अगर आप ग्लेशियर की तरफ से देखोगे तो खड़ा है, दूसरी तरफ से मंद आपको देखने को मिलेगा।
अगर अंडा जो है उसको आप बीच में से काट दो तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो इसे कहा जाता है ड्रमलिन, इसको कहते हैं। ठीक है, ये ड्रमलिन्स है बहुत सारे अगर आप देख रहे हो, और अगर इनका रंग सफेद होता तो बिल्कुल ऐसे लगते कि जैसे अंडे रखे बहुत सारे। और इन दो ड्रमलिन्स के बीच में आप देखोगे तो कई बार क्या होता है, खाली स्थान होता है। उन खाली स्थानों में क्या होता है, पानी भर जाता है। तो इन ड्रमलिन्स के बिल्कुल मध्य में कई बार क्या होता है, पानी भर जाता है। बेसिन, गड्ढे या बेसिन पाई जाती हैं। ये निचले भाग प्राय दलदल के रूप में होते हैं। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में पाए जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थल आकृति को अंडे की टोकरी की स्थल आकृति या बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहा जाता है। तो यूपीएससी आपसे हो सकता है ड्रमलिन ना पूछे, यूपीएससी आपसे पूछ ले कि बताइए कि एग बास्केट टोपोग्राफी क्या है, या फिर अंडे की टोकरी जैसी जो स्थल आकृति है वो किससे निर्मित होती है। तो वहां पे आपको याद रखना है कि वो किससे निर्मित होती है, ड्रमलिन से निर्मित होती है। अच्छा, इस डायग्राम को देखने के बाद एक कंफ्यूजन आता है। इस डायग्राम को देखने के बाद क्या कंफ्यूजन आता है, इसको देखने के बाद ये कंफ्यूजन आता है कि जो ड्रमलिन्स हैं और जो रॉश माउंटेन है, जो ड्रमलिन्स हैं हमने देखा ये हैं ड्रमलिन्स, और अगर रॉश माउंटेन अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने जो रॉश माउंटेन पढ़ा था, इनकी आकृति भी तो कुछ कुछ वैसी है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि जो रॉश माउंटेन और जो ड्रमलिन्स हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो रॉश माउंटेन थे उनका निर्माण कैसे हुआ था, वो अपरदन से हुआ था। जबकि जो ड्रमलिन्स हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, उनका निर्माण होता है निक्षेपण के कारण। तो मुख्य जो अंतर है वो तो आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी ढाल का अंतर होता है। यहाँ पे ढाल कैसे होता है, आप देखोगे कि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार दोनों स्थल रूपों में पर्याप्त अंतर होता है, हमें पता है। और इसके विपरीत जो रॉश माउंटेन होता है इनका निर्माण कठोर तथा स्थायी संरचना वाली शैल के हिमनद द्वारा अपरदन के कारण होता है। आकार की दृष्टि से ड्रमलिन का हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला होता है तथा दूसरा जो होता है वो मंद ढाल वाला होता है। लेकिन अगर रॉश माउंटेन में आप देखोगे तो इसका विपरीत आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रॉश माउंटेन कैसे अलग है किससे, ड्रमलिन से। क्योंकि अगर आप सिर्फ डायग्राम देखोगे ना तो डायग्राम में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं डायग्राम दोनों के बताऊं तो करीब करीब आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन अपरदन से हो रहा है तो वो क्या होगा, रॉश माउंटेन होगा। और अगर मैं कहूँ निक्षेपण से हो रहा है तो वो क्या बन रहे हैं, वो है बन रहे हैं ड्रमलिन्स। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी जब आपसे पूछा जाए कि एग बास्केट टोपोग्राफी या अंडे की टोकरी जैसे स्थल आकृतियां जो हैं वो कौन सी हैं, तो आपको हमेशा याद रखना वो होती है ड्रमलिन्स, ना कि वो होती है रॉश माउंटेन। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो सकता है आज आपको ना लगे क्योंकि आज आपने क्लास ली है, लेकिन आप सोचो कि आज से 10 दिन बाद, 15-20 दिन, महीने भर बाद जब आप वापस से ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वहां पे दो चित्र आपको दिखा दिए कि एक ड्रमलिन है और दूसरा रॉश माउंटेन है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ड्रमलिन है, कौन सा रॉश माउंटेन, या कौन सा अपरदन के कारण बना है, कौन सा निक्षेपण के कारण बना है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, जो छोटे छोटे जो टिल हैं या मैं कहूँ जो छोटे छोटे हिमूड हैं वो आगे जब बहना शुरू कर देते हैं पानी के साथ साथ, हिमनद है, हिमनद पानी में बदल के जब पानी बहना शुरू हो जाता है तो उसे कहा जाता है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट। ये इसे कहा जाता है हिमानी जलोढ़ निक्षेप। जैसे हमने देखा था जलोढ़ किसके कारण बनेंगे, नदी जब कुछ भी सामग्री लेके आती है तो जलोढ़ों का निर्माण करती है। अब जो हिमनद जो भी सामग्री लेके आएगा उसमें बहुत सारे क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, शिलाखंड होंगी, शिलाएं होंगी, तो उससे किसका निर्माण होता है, हिमानी जलोढ़ निक्षेपण का निर्माण होता है। घाटी हिमनद प्रवाहित होने के बाद जब ऐसे स्थल पे पहुंच जाता है जहां पर ताप इतना होता है कि अब क्या होगा, अब हिम अपने रूप में नहीं रह सकता, तो हिमनद का अग्रभाग पिघलने लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब पिघल रहा है तो इस क्रिया को हिमनद का क्या कहा जाता है, अवसान कहा जाता है, या कहा जाता है एब्लेशन, इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एब्लेशन क्या, एब्लेशन क्या होता है, जब अग्रभाग जो है ग्लेशियर का क्या होने लग गया, पिघलना शुरू हो गया। हिम के पिघलने से प्राप्त जो जल है वो क्या करता है, जलधारा के रूप में निकल पड़ता है। इसमें कुछ हिम भी हो सकता है। यह जलधारा अपने साथ हिमनद का मलबा दूर तक परिवहन करती हैं और उसे यथा रूप क्या करती है, जमा भी करती जाती हैं। अब ऐसे समझो कि गंगोत्री से क्या निकला, गंगोत्री से गंगा निकली। गंगोत्री से गंगा के अलावा बहुत, आप देखोगे गंगा तो काफी बाद में बनती है लेकिन उससे बहुत सारी छोटी छोटी सरिताएं निकलती हैं। अब गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके पास बहुत सारे क्या होंगे, उसके पास बहुत सारे अवसाद होंगे। वो उन अवसादों को अब आगे कौन लेके आ रहा है, वो जो सरिताएं उसमें से निकली, तो वो सरिताएं जब उनको आगे लेके आती है तो धीमे धीमे उनको जमा करना भी शुरू कर देती है।
तो ये वही बात कर रहा है कि धीमे धीमे क्या करेंगी, जमा करना शुरू कर देंगी। इस तरह से हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप से निक्षेपण क्रिया को क्या कहा जाता है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। इनको कहा जाता है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट। नाम से पता लग रहा है ना, ग्लेशियर की भी बात हो रही है और फ्लूवियल, हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, बहते हुए जल द्वारा, तो दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इससे जो स्थल रूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जल तथा हिमनद द्वारा बनने वाले स्थल रूप, इनको कहा जाता है। अब वो कौन से होते हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिमनद जब पिघलना शुरू होता है तो सरिताएं बन जाती हैं, नदियां बन जाती है। तो कई स्थल रूप ऐसे भी होते हैं जो ग्लेशियर और पानी या ग्लेशियर और फ्लूवियल दोनों से निर्मित होते हैं, उनको कहा जाता है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट या ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म, उनको कहा जाता है। ये होता है, देखो यहाँ पे ग्लेशियर यहाँ पे खत्म हो गया, ग्लेशियर ने पिघलना शुरू करा, बहुत सारी सरिताएं निकली। अब यहाँ पे जो भी निर्माण होगा, यहाँ पे जो भी निर्माण होगा इसके आसपास वाले क्षेत्र में, तो उसको आप क्या कहोगे, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट उनको कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे प्रमुख है हमारे लिए एस्कर। क्या है, एस्कर। एस्कर, एस्कर क्या होता है, जब अब मान लो अब पानी बन चुका है, पानी में बहुत सारे अवसाद हैं। अवसाद कहां से है, अवसाद आए जो ग्लेशियर लेके आया था, ग्लेशियर लेके आया, ग्लेशियर पिघल चुका है, तो वो जो अवसाद है वो अब पिघले हुए ग्लेशियर या मैं कहूं पानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जब वो पानी जब आगे बढ़ेगा तो धीमे धीमे उसकी गति भी कम होगी, और जब उसकी गति कम होगी तो वो जो बड़े बड़े जो चट्टान है, जो भी अवसाद है, उनको जमा करता हुआ वो छोड़ता हुआ उनको आगे चला जाएगा, उनका निक्षेपण करके वो आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार की अगर आकृति, सीधी सीधी आकृति आपको बनेगी, और एकदम सीधी सीधी आकृति होती है बिल्कुल, जहां पे बहुत सारे आपको पत्थर देखने को मिल जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको एस्कर कहा जाता है। ये लंबे होते हैं, सकरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और कटक जैसा होते हैं। कटक मतलब थोड़े ऊंचाई पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलवा के निक्षेप से निर्मित लंबे सकरे लहरदार कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना किससे होती है, बजरी से होगी, रेत से होगी, कंकड़ पत्थर आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। एस्कर का निर्माण कहाँ पे होगा, घाटी में, पहाड़ी दलदल, निचले भाग तथा सभी के ऊपर होता है, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो ये बनते हैं एस्कर, ठीक है ना। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे समझो कि ग्लेशियर था, ग्लेशियर अब पिघल चुका, जब पिघल चुका तो पानी बह के आ रहा है, मानो यहाँ पे पानी बह के आ रहा है, पानी ने क्या किया, जो जो अवसाद थे उनको लाके यहाँ पे जमा कर दिया। तो ऐसे सीधे सीधे एकदम लंबे लंबे सकरे सकरे आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, ऐसी लाइनें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन्हीं को आप क्या कहते हो, एस्कर कहते हो। ये कैसे होते हैं, दिशा में एक दूसरे के समानांतर होते आपको देखने को मिलेंगे। ये है वो एस्कर। देखो यहाँ से पानी आ रहा था, ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघला, पानी आया, पानी ने क्या किया, बहुत सारे अवसादों को एक साथ लाइन से जमा कर दिया, तो किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे एस्कर का निर्माण हो गया। यही होता है एस्कर। अब एक और चीज होती है एस्कर में, एस्कर में होते हैं मालाकार एस्कर या मणि का एस्कर, जिनको कहा जाता है बीडेड एस्कर। अब इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आप समझो ये एस्कर था, अब ये एस्कर कहीं कहीं से कुछ कुछ मोटा हो जाए, यहाँ पे मानो इस तरीके से आप समझो कि ये एस्कर एक बार यहाँ पे इसके कोई बड़ा पत्थर आके जमा हो गया, यहाँ पे कोई बड़ा पत्थर आके जमा हो गया, तो बिल्कुल आपको कैसे लगेंगे, ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे मालाएं होती हैं। क्या है, जैसे माला का निर्माण हो रहा हो, और माला में क्या होते हैं, मोती होते हैं, तो मोती को क्या कहा जाता है, बीड कहा जाता है। तो इस प्रकार के एस्कर ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ये मानो यहाँ पे छोटा पत्थर, यहाँ पे बड़ा पत्थर आपको देखा, तो इस प्रकार के जो एस्कर होते हैं उनको कहा जाता है बीडेड एस्कर, इसको कहते हो। या इसको कहा जाता है मालाकार एस्कर या मणि का एस्कर, इसको कहा जाता है। ये रहे वो मणि का एस्कर या बीडेड एस्कर, ये आपको बीच बीच में मोती जैसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। एस्कर आप अच्छे से समझ चुके हैं। निक्षेपण से द्वारा बहुत सारी स्थल आकृति के बारे में पढ़ा। ड्रमलिन और रॉश माउंटेन में कंफ्यूज नहीं होना है, रॉश माउंटेन और क्रैग एंड टेल में भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लें, और डायग्राम से समझने की कोशिश करें, है ना। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से समझ लिए, डायग्राम्स अच्छे से पकड़ लिए ना आपने, तो फिर कोई डाउट आपको नहीं होगा। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ध्यान ये भी रखना है आपको कि 11 मई से जो बैच नंबर 5 शुरू हुआ है उसके जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे।
बैच 5 जो कि एक फाउंडेशन बैच है, उसके जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो उस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है MB लाइव, जिससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। इससे ज्यादा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके लिए चीजें इतनी सुगम नहीं रहेंगी। तो मिलते हैं कल। कुछ जो हिमनद द्वारा निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती है वो बाकी है एक हमारी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो जहाँ पे हम लोग चलेंगे बीचेस के पार, हम लोग चलेंगे सागर के पास। तो अपने जो आप ऊनी कपड़े जो पहन के बैठे थे, अब आप उनको क्या कर सकते हो, उठा के रख सकते हो। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, बीचेस पे। ऐसी स्थलाकृतियां जो सागर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिनका निर्माण सागर की जो लहरें होती हैं वो करती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करनी है, नोट्स बनाते हुए चलना है, सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है कि सेशन कैसा रहा, साथ ही साथ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।